students, how are you all? I, Nidhi, welcomes you to Nidhi Ki Pathshala, and today we are going to start chapter 3, Nationalism in India from History. So class 10 students, let us start the chapter. As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with formation of nation state. तो अगर हम देखें मॉडर्न नेशनलिज्म की बात करते हैं तो ये कंसेप्ट जो था यूरोप में आया, शुरुआत यूरोप से हुई, किस बेसिस में, किस अगर हम देखें फॉर्मेशन में, जब फॉर्मेशन हुआ नेशन स्टेट का। तो बेसिकली अगर हम देखें कि नेशन स्टेट होता क्या है, आइडियली अगर हम नेशन स्टेट की अगर एक हम डेफिनेशन स्टेट करें तो वो ये है कि अ नेशन स्टेट इज एन आइडियल इन विच कल्चरल बाउंड्रीज मैच अप विद द पॉलिटिकल वंस, यानी कि नेशन स्टेट एक ऐसा आइडियल स्टेट है जिसमें अगर हम बात करते हैं कल्चरल बाउंड्रीज की, वो मैच करते हैं पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, मतलब कल्चरल अरीना मैचेस विद द पॉलिटिकल अरीना एज वेल। सो अकॉर्डिंग टू वन डेफिनेशन, एक डेफिनेशन के अनुसार अ नेशन स्टेट इज अ सॉवरेन स्टेट। So class, what do we mean by sovereign? Sovereign means free state. Fine. So nation state एक sovereign state है, free state है, जिसके जो most of the subjects हैं, they are united by the factors which define the nation. जैसे कि अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज की, जैसे हम बात करते हैं कॉमन डिसेंट की, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो यूनाइट करके रखते हैं, ये फैक्टर्स हैं जो एक स्टेट को यूनाइट करते हैं और हम उसी स्टेट को एक नेशन स्टेट कहते हैं। Fine. So it also meant a change in people's understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging. अगर हम बात करते हैं sense of belonging, अगर मैं for example कहती हूँ I am an Indian, तो वो just प्राउड मूवमेंट में मैं ये चीज बोलती हूँ, जिस प्राइड के साथ मैं ये बात बोलती हूँ कि सी आई एम एन इंडियन, वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस शो करती है कि सी आई एम वेरी अटैच्ड टू माई कंट्री। So new symbols and icons, new songs and ideas forged new links and redefined the boundaries of communities. अगर हम बात करते हैं नए symbols की, अगर हम बात करते हैं icons की, अगर हम बात करते हैं नए songs की and ideas, तो ये जो forge किया गया, मतलब ये साथ जोड़ा गया, एक नए links जोड़े गए और एक नई communities बनी। फाइन, लोगों को realize होने लग गया, ये एक ऐसा टाइम था, एक ऐसा टाइम पीरियड था जब लोगों को ये फील होने लग गया कि यस, नेशनलिज्म भी कुछ फीलिंग होती है, पेट्रियोटिज्म भी कुछ फीलिंग होती है, एज एन individual, as a citizen of a country, we are also responsible for our country, we are also responsible for our nation. So naturally एक टाइम था जब लोगों को लगा कि yes, जो कॉलोनाइजेशन का टाइम चल रहा है, अब हमें ये कॉलोनियल पीरियड एंड करके हमें स्वराज की तरफ जाना है, हमें इंडिपेंडेंस की तरफ जाना है, हमें फ्रीडम अटेन करनी है। सो इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। तो अगर हम बात करते हैं बहुत सारे देशों की, वहां पे ये जो नेशनल आइडेंटिटी बन रही थी, जो नई नेशनल आइडेंटिटी उजागर हो रही थी, इसको बनने में काफी समय लग रहा था। ये एक लॉन्ग प्रोसेस था जो अगर हम देखें तो चालू किया गया था किनके थ्रू, उन फ्रीडम फाइटर्स के थ्रू, उन पॉलिटिशियंस के थ्रू जिन्हें लगा कि यस, अब बहुत एक्सेस हो गई है, अब कॉलोनियल रूल की बहुत अगर हम कहें हाइट्स हो चुकी है, नाउ व्हाट वी वांट इज फुल फ्रीडम, पूर्ण स्वराज। In India, as in Vietnam and in many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to anti-colonial movement. हम बात करते हैं कॉलोनाइजेशन की, अगर हम बात करते हैं कॉलोनाइजेशन की तो मतलब होता है कि कॉलोनियल पावर्स आई, एलियन पावर्स आई, हम पे रूल किया। तो नेचुरली अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लेके देखें तो इंडिया जो थी वो एक कॉलोनियल स्टेट के अंतर्गत काम करती थी प्रायर टू 1947। फाइन, 200 ईयर्स ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया। तो अगर हम देखें तो किस तरह से वो जो एक प्री इंडिपेंडेंस का दौर था, उस टाइम पे जो सिचुएशन थी बड़ी ग्रिम थी, जो कॉलोनियल पावर थी, वो जो बेचारे कॉलोनाइज्ड थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हेजिमनिक कंडीशंस पुट अप करती थी, बहुत ज़्यादा डोमिनेशन शोकेस किया करती थी। इसीलिए एक ऐसा टाइम आया जब लोगों को लगा कि सी हमें मॉडर्न नेशनलिज्म को बढ़ावा देना पड़ेगा, और मॉडर्न नेशनलिज्म was intimately, बहुत जबरदस्त तरीके से it was connected to anti-colonial movement. Anti-colonial movement मतलब जब हम कहते हैं कि हम colonial movement के against हम कुछ करेंगे। Fine.
जो कॉलोनाइजेशन चल रहा है उसके रेपरकशंस जो हैं वो काफ़ी बुरे थे, इसीलिए अब हम एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट करेंगे. People began discovering their unity in process of their struggle with colonialism. लोगों को ये समझ आने लग गया कि अगर वो यूनाइटेड हैं तो नेचुरली उनकी यूनिटी का ही एक ऐसा कंसेप्ट है जो उन्हें कॉलोनाइजेशन से फ्री करवाएगा. द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड, अगर हमें पता है कि हमें कोई ऑप्रेस कर रहा है, वी आर बीइंग ऑप्रेस्ड बाय एन ऑप्रेसर, फाइन. सो अभी हमें लगेगा कि हम चाहे डिफरेंट कल्चरल ग्रुप से बिलोंग करते हैं बट हम हैं तो हिंदू. फॉर एग्जाम्पल मैं इससे एक लाइव एग्जाम्पल दूंगी कि जब ये नेशन स्ट्रगल की बात हमने शुरू करी, जब हमने बोला कि पेट्रियाटिज्म की फीलिंग आनी चाहिए, जब हमने बोला कि नेशनलिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें जो मॉडर्न नेशनलिज्म है उसके कॉनोटेशंस को हमें लेके आना चाहिए, तो अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन था वो ये था कि चाहे हिंदूज थे, चाहे मुस्लिम्स थे, ठीक है, चाहे डिफरेंट ग्रुप्स जैसे सिख थे और डिफरेंट माइनॉरिटीज के लोग थे, उन्होंने ये जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने सोचा कि इन सबको एक साथ कोलैबोरेट करके अगर हम फ्रीडम की तरफ बढ़ें तो हमें फ्रीडम मिलेगी. द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फॉर्ज दीज ग्रुप्स. जितने भी कांग्रेस के जो लीडर्स थे और स्पेसिफिकली महात्मा गांधी की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने कोशिश की कि वो ये सारे ग्रुप्स को एकत्रित कर सके. जितने भी डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पे परसिस्ट कर रहे हैं उनको एकत्रित करके एक ही मूवमेंट के अंदर लाया जाए. बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कन्फ्लिक्ट. बट ये जो यूनिटी थी ना, ऐसा नहीं हो सकता था कि उस यूनिटी के अंदर कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि सी इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट कलर्स, क्रीड के, सेक्स के, डिफरेंट कम्युनिटीज जो हैं बेसिकली रहती हैं यहाँ पे. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सब कम्युनिटीज को एक साथ जोड़ दिया जाए, क्योंकि वो अभी तक विभाजित है, वो अभी तक डिवाइडेड है. उनको जोड़ना, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाना और एक स्ट्रगल को कैरी आउट करना एक बहुत बड़ा टास्क था जो महात्मा गांधी ने अपने कंधों पर लिया था. सो इन एन अर्लियर टेक्स्ट बुक यू हैव रेड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. अगर हम बात करते हैं पुरानी बुक्स की, जो आपने पीछे बुक्स पढ़ी, उसमें हमने देखा कि किस तरह से जो नेशनलिज्म है वो ग्रो किया. और इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, तो हम बात करते हैं कुछ ही 10 साल की अगर हम बात करें, जब 20वीं शताब्दी शुरू हुई, उस दौरान ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी ये काफी हाइट पे थी, लोग काफी उसको प्राथमिकता दे रहे थे. सो इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम 1920s एंड स्टडी नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, नेशनलिज्म इंडिया के अंदर, वो बेसिकली नॉन कोऑपरेशन, वो बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से कांग्रेस ने कोशिश करी कि एक नेशनल मूवमेंट को डेवलप किया जाए, स्टार्ट किया जाए, किस तरह से डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो हैं वो पार्टिसिपेंट बने इस मूवमेंट के अंदर, और किस तरह से अगर हम बात करते हैं फ्रीडम की तो वो इमेजिन की गई थी किसके थ्रू, ये नेशनलिस्टिक स्ट्रगल के थ्रू. फाइन, तो आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट टॉपिक जो नेशनलिज्म इन इंडिया के अंतर्गत आता है, वो है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन. In the years after 1919, we see the national movement spreading to new areas. अगर हम बात करते हैं 1919 की, तो नेशनलिस्ट मूवमेंट काफ़ी वाइड स्प्रेड थी. पर बच्चों मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं तुम्हें अगर ब्रीफ बताऊं सबको कि कैसे 1914 to 1918 का एक जो पीरियड था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पीरियड था. फाइन, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था उस टाइम पे, और उस टाइम पे 2 पार्ट्स थी, अलाइड पार्ट्स और एक्सेस पार्ट्स, जो उस टाइम पे कंसिस्टेंटली लड़ रहे थे. अब हम कहेंगे कि भाई जब बात अलाइड और एक्सेस पार्ट्स की हो रही है, और अलाइड पार में यूएस, यूके और चाइना फॉर एग्जांपल, एंड एक्सेस पार में अगर हम बात करें जर्मनी, जापान, तो अगर हम बात करते हैं अलाइड पार्ट्स जो जीतने वाली पार्ट्स थी, और जो हम बात करते हैं एक्सेस पार्ट्स जो हारने वाली पार्ट थी, उसमें इंडिया का था कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था. तो ऐसा क्यों हुआ कि इंडिया भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पार्टिसिपेंट बनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की? तो इसका मैं कारण बताऊंगी क्यों. क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिशर्स जो थे, जो ब्रिटेन था बेसिकली, वो पार्टिसिपेंट था इस वॉर के अंदर. और अगर हम इनडायरेक्ट रिलेशन देखें तो इंडिया जो था वो कॉलोनाइज था किसके अंतर्गत, ब्रिटिशर्स के अंतर्गत. तो अगर हम कहें कि उनके पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था, उनको सिर्फ एक ही जरिया दिख रहा था कि इस वॉर में अगर हमारे रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं तो हम कहीं और से अगर रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो वो है इंडिया, क्योंकि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा गया है. फाइन, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर हम बात करते हैं 1919 के बाद की, तो नई नेशनल मूवमेंट शुरू हुई
नए एरियाज में वो डेवलप होनी शुरू हुई, नए सोशल ग्रुप्स वहां शुरू हुए और न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल, एक नया तरीका स्ट्रगल का शुरू किया गया. सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज मूवमेंट्स, व्हाट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव. अब हमें समझना है कि किस तरह की इम्प्लीकेशंस थी, किस तरह के जो मूवमेंट्स थे ये जो शुरू किए गए, इनके क्या रिजल्ट रहे, इम्प्लीकेशंस क्या रही. फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. अगर हम बात करते हैं वॉर की, ये वॉर वो है जो वर्ल्ड वॉर 1 की बात चल रही है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात चल रही है. जब ये शुरू हुई तो एक बहुत अलग तरीके का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुआ. बहुत ज़्यादा अगर हम बात करते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर की, वो हुआ क्योंकि इट लेड टू ए ह्यूज इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस. देखो अगर हम देखें Britain is the participant. He participated. That country basically participated in war. Right. First World War. But of course, at the same time, because India was colonized under ब्रिटिशर्स, तो इंडिया का जितना भी एक्सपेंडिचर था वो भी लगा कहाँ पे, वर्ल्ड वॉर 1 में. क्या किया, अब उनके पास रिसोर्सेज खत्म होने शुरू हुए ब्रिटिशर्स के पास, तो उन्होंने इंडियन से एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया. उन्होंने कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी, उन्होंने इनकम टैक्स का एक कंसेप्ट शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि ये जो टैक्सेस हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग पे करेंगे बिकॉज इसी से उनको फ़ायदा होगा. सो थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइजेस इंक्रीज्ड. अगर हम बात करते हैं जब वॉर चल रही थी 1914 से 1918, 1914 टू 1918, उस टाइम पे जो वॉर के जो इम्प्लीकेशंस थे वो ये थे कि प्राइजेस बढ़ गए थे, प्रोडक्ट्स के चीजें जो थी वो बढ़ गई थी, उनके दाम बढ़ गए थे, इन्फ्लेटेड प्राइस पे मिल रही थी. डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 18, फाइन. सो लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल. सो जो ये कॉमन मैन है इसके लिए बहुत मुश्किल हो गया कि वो रोज 2 वक्त की रोटी भी खा पाए, बिकॉज जितने भी अगर हम रिसोर्सेज देखें वो काफी एक्सपेंसिव हो गए थे. क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था और इंडिया पार्टिसिपेंट था इनडायरेक्ट वे में, तो नेचुरली कहीं ना कहीं वो जो एक्सट्रीम इकोनॉमिक हार्डशिप थी वो इंडिया ने भी फेस करी थी. सो विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन to supply soldiers and forced recruitment in rural areas caused widespread anger. C class, this is very important. Forced recruitment की अगर हम बात करते हैं ये क्वेश्चन 1 मार्कर आता है. सो प्लीज टू अंडरस्टैंड दिस. फोर्स रिक्रूटमेंट ये होता है, उसे हम एक प्रोसेस कहते हैं जिससे जो कॉलोनियल स्टेट होती है बेसिकली इंडिया, फाइन, इंडिया को जबरदस्ती फोर्स किया गया कि वो आर्मी ज्वाइन करे, इंडियंस जो हैं, जो विलेजर्स हैं वो आर्मी ज्वाइन करें. जबकि अगर फॉर एग्जांपल जो विलेजर्स थे वो नहीं चाहते थे कि आर्मी ज्वाइन किए करें वो लोग, फाइन. तो इस वजह से ये एक बहुत जोर जबरदस्ती का कंसेप्ट था जो इनके ऊपर इन्फोर्स किया गया था. तो इस वजह से एक बहुत वाइड स्प्रेड एंगर लोगों के मन में आया. उन्होंने कहा कि सी, आज तक जो हम देख रहे थे, जो आज तक हमने फील किया वो एक सेपरेट चीज थी, बट ऑफ कोर्स जबरदस्ती आप एक रिक्रूट कर रहे हो व्यक्तियों को और आप आर्मी में मरने के लिए भेज रहे हो, दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड. सो देन इन 1918, 19, 20 एंड 21 क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो एक तो कहते हैं कि ये सिचुएशन चली रही थी कि 1914 से 1918 के बीच जो ये वॉर हुआ उसके इम्प्लीकेशंस 1919 में ज़्यादा दिखने शुरू हुए क्योंकि इकोनॉमिक हार्डशिप लोगों ने फेस करनी शुरू करी. और साथ ही साथ सोने पे सुहागा अगर हम कहें तो, पर ये एक बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन में मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि एक तो वैसे ही कहते हैं कि प्रॉब्लम में थे इंडियंस, ठीक है, इधर कुआं और उधर खाई. दूसरी तरफ खाई कैसे आ गई कि हमने देखा कि क्रॉप्स फेल होने शुरू हो गए, यानी कि जो पैदावार थी, जो हार्वेस्टिंग का टाइम था उस टाइम पे बहुत सारे जो क्रॉप्स थे वो फेल हो गए इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेजेस ऑफ फूड. तो फूड प्राइजेस बढ़ गए क्योंकि फूड प्रोडक्शन में काफ़ी एक्यूट शॉर्टेज हो गई, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई. सो दिस वॉज अकम्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक. अगर हम बात करते हैं ये सारे रिजल्ट जो था इसका एक जो हम कहें पैरामीटर जो थे वो बहुत डेडली निकले क्योंकि एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक सिचुएशन क्रिएट हो गई जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया का स्पेसिफिकली. सो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 1921 में सेंसस किया गया. सो 12 से 13 मिलियन जो लोग थे वो खत्म हो गए थे, दे गॉट पेरिश्ड, खत्म हो गए. उन्होंने अपने घर बार जो थे उनके खत्म हो गए,
बच्चे मरे, फैमिलीज में इतने लोग मर गए एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइन एंड एपिडेमिक। क्यों? क्योंकि फेमाइन और एपिडेमिक बहुत हाई लेवल पे था। सो पीपल होप, लोगों को उम्मीद थी कि जो उनके हार्डशिप्स हैं दैट वुड एंड आफ्टर द वॉर। उनको लग रहा था कि ये जो हार्डशिप वो लोग फेस कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगी आफ्टर द वॉर, जब वॉर ओवर होगी। बट ये सिर्फ एक उनकी इमेजिनेशन थी, बट रियलिटी जो थी दैट वाज समथिंग डिफरेंट। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ये सब सिचुएशन चल रही थी और एक नया लीडर, एक इमर्जिंग लीडर देखें अगर अपीयर हुआ और उसने एक नया मोड ऑफ स्ट्रगल शुरू किया। सो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, अगर हम बात करते हैं सत्याग्रह की, तो ये गांधी जी जो थे, गांधी जी ही एक ऐसे व्यक्तित्व वाले इंसान थे, एक ऐसी पर्सनालिटी थी जिन्होंने कहा कि यस, ट्रुथफुलनेस का अगर हम पाथ फॉलो करेंगे, अगर हम नॉन वायलेंस का पाथ फॉलो करेंगे, अगर हम बात करेंगे कि किस तरह से सत्याग्रह जो है बिना किसी फिजिकल फोर्स के हम अगर कोई मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो उससे हमें ज्यादा फायदा होता है। और उससे मुझे लगता है, मुझे यानी कि गांधी जी को लगता था ये कि कैसे वो पीसफुल मास एजिटेशन के थ्रू, ये मूवमेंट्स के थ्रू इंडिपेंडेंस अटेन कर सकते हैं। तो अब यही हम पढ़ने वाले हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह में। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। महात्मा गांधी जी जो थे वो इंडिया वापस आए 1915 में। ऐसा जैसे हम जानते हैं कि वो साउथ अफ्रीका गए हुए थे और वहां पे एक्चुअली एक रेसिस्ट रिजाइम चल रहा था। हमें पता है कि किस रेसिस्ट का मतलब होता है ब्लैक्स और व्हाइट में जो ये डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, ये स्पेसिफिकली साउथ अफ्रीका में चल रहा था। और जो नेल्सन मंडेला जी थे वो वहां पे एक एक्टिव, अगर हम बोले, लीडर थे इस चीज के कि कैसे मास एजिटेशन करें। उन्होंने नया तरीका वहां निकाला था मास एजिटेशन का, ट्रुथफुलनेस का। उन्होंने कहा कि सी बहुत पीसफुल एजिटेशंस अगर होंगे तो हम ये जो रेसिस्ट रिजाइम है इसको हम खत्म कर सकते हैं। सो गांधी जी को वहीं से ये नॉवल आइडिया आया मास एजिटेशन का। तो लेट्स कम बैक टू द चैप्टर। एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। कौन? यहाँ पे गांधी जी की बात हो रही है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए, वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट द रेसिस्ट रिजाइम। उन्होंने नेल्सन मंडेला के साथ जुड़कर इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। किसमें? कि वो एक नॉवल आइडिया लाए, एक नॉवल मेथड लाए मास एजिटेशन का, विच ही कॉल्ड सत्याग्रह, जिसे उन्होंने कहा कि सत्याग्रह है ये। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य का पाथ फॉलो करेंगे हम, पावर ऑफ ट्रुथ को फॉलो करेंगे और सच्चाई ही आखिर में जीतेगी। सो इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू, अगर उन्हें लगा कि अगर कॉज ट्रू है, अगर रीजनिंग ट्रू है और अगर स्ट्रगल है किसी इनजस्टिस एक्ट के अगेंस्ट, और अगर फिजिकल फोर्स, जरूरी नहीं है कि हम अप्रेसर के खिलाफ फिजिकल फोर्स ही यूज करें, अगर हम उन्हें कन्विंस कर सके, अगर हम उन्हें प्यार से समझाएं, तो गांधी जी को लगता था कि ये ज्यादा बेहतर तरीका है। So it suggested that if the cause was true, अगर कारण सच है, अगर कारण में सच्चाई है, if the struggle was against injustice, और अगर जो struggle चल रही है that is against injustice, जो injust actions हो रहे हैं उसके खिलाफ है, then physical force was not necessary to fight the oppressor, तो जरूरी नहीं है कि physical force ही यूज किया जाए। without seeking vengeance or being aggressive, हमें जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा vengeance शो करनी है, हमें हमेशा aggressiveness शो करनी है, हमें हमेशा दिखाना है कि see we are so angry। हम सत्याग्रही could win the battle through non violence। अगर आप एक सच्चे सत्याग्रही हैं तो आप इस तरह की लड़ाई को जीत सकते हैं प्यार के थ्रू, पीसफुल मेथड्स के थ्रू, ट्रुथफुलनेस के साथ, नॉन वायलेंस के साथ। फाइन। सो दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑप्रेसर। अगर हम जो ऑप्रेसर है, जो ऑप्रेस कर रहा है लोगों को, अगर हम ऑप्रेसर की कंसाइंस, उसको अगर हम दृढ़ निष्ठा के साथ अगर हम उसको कन्विंस करने की कोशिश करें कि सी द प्रैक्टिसेस व्हिच यू आर फॉलोइंग इज नॉट राइट, might lead to positive instances. So people including the oppressors had to be persuaded। तो जो लोग ऑप्रेसर्स थे, रादर जो ऑप्रेसर्स थे, जो ऑपरेशन में बिलीव करते थे, उनको भी अगर हम पर्सुएट करेंगे, अगर हम उनको कन्विंस करने की कोशिश करें कि सी ट्रुथ में ज्यादा शक्ति है, सच्चाई में ज्यादा शक्ति है, अगर हम बात करते हैं ट्रुथफुलनेस की और अगर हम बात करते हैं वायलेंस की, तो ट्रुथफुलनेस जीतेगा, वायलेंस नहीं जीतेगा। सो बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रायम्फ। तो इस स्ट्रगल से हम देख सकते हैं कि सच्चाई की जीत होना लाजमी है। सो महात्मा गांधी बिलीव्ड, महात्मा गांधी विश्वास करते थे और उनको इस पे पूरा विश्वास था कि अगर वो धर्म ऑफ नॉन वायलेंस को फॉलो करेंगे, अगर वो क्लियरली नॉन वायलेंस को फॉलो करेंगे, तो ही कुड एक्चुअली यूनाइट ऑल इंडियंस। तो वो अगर
अगर यूनिटी की बात करें तो सब इंडियंस को वो यूनाइट कर सकते हैं. सो आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस. अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी के वापस आने की, जब वो इंडिया वापस आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज की सत्याग्रह मूवमेंट्स. बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने काफ़ी प्लेसेस पे उन्होंने वो ऑर्गेनाइज की. 1916 में अगर हम बात करें तो वो काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने ट्रैवल किया. फॉर एग्जाम्पल इन 1916 ही ट्रैवल टू चंपारण इन बिहार. बिहार में एक जगह है चंपारण, वो वहाँ पे गए और वहाँ पे उन्होंने पेजेंट्स को इंस्पायर किया. उन्होंने बोला कि सी हमें स्ट्रगल करनी है अगेंस्ट द ऑप्रेसिव एक्सप्लॉयटेशन प्रोसेस. जो ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम है उसके खिलाफ हमें स्ट्रगल करनी है. तो इस तरह से उन्होंने चंपारण में 1916 में जाके अपना कन्विंसिंग तरीका अपनाया. फिर 1917 में वो गए, वो कहाँ गए, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहां गए और उन्होंने सत्याग्रह के तरीके से सत्याग्रह को फॉलो करके उन्होंने कहा कि पेजेंट्स को ये मूवमेंट सपोर्ट करना चाहिए. सो अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर, अब क्योंकि उसी समय के दौरान अगर हम देखें तो क्रॉप फेलियर भी हुआ था और एपिडेमिक लाइक सिचुएशन भी थी. तो ये जो पेजेंट्स थे ना खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ये रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे. नेचुरल सी बात है. अब आप सोचें कि एक एपिडेमिक लाइक सिचुएशन है, आपके पास क्रॉप प्रोडक्शन भी नहीं है, एंड देन अगेन आपके पास खुद खाने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, प्रॉपर फूड आइटम्स नहीं है, और आप किस तरह से रेवेन्यू कलेक्शन दे सकते हैं. अगर हम बात करते हैं लैंडलॉर्ड्स को, उस टाइम पे नहीं हो सकता था ये. सो 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग कॉटन मिल वर्कर्स. तो 1918 की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी जो थे वो अहमदाबाद गए और उन्होंने एक सत्याग्रही मूवमेंट शुरू करी उस दौरान. ठीक है, और उसमें उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स जो थे उनको भी इंक्लूड किया. सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. सो क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, जो स्टूडेंट्स हैं मेरे जो सुन रहे हैं मुझे, वो ये समझें कि किस तरह से गांधी जी का जो एक टैक्ट था कि किस तरह से नॉन वायलेंस, किस तरह से अगर हम ट्रुथफुलनेस की बात करें तो वो अचीव कर सकते हैं जो उनका एजेंडा था, यानी कि पीसफुल मास एजिटेशन के थ्रू वो इंडिपेंडेंस तक पहुंच सकते हैं. और एक यूनिटी का कंसेप्ट भी बीच में आया जिसमें उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्ट्रगल अगर है तो नेचुरली उनको कहीं ना कहीं वो फायदा देगा. अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो राउलेट एक्ट था वो शुरू किया गया था, और उस राउलेट एक्ट को गांधी जी ने ऑपरेशन, अगर हम ऑपरेस्ड वे में देखें तो कहा गया कि ये जो प्रपोज राउलेट एक्ट है इसके अगेंस्ट हम नेशन वाइड सत्याग्रह करेंगे. तो ये मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को समझाऊंगी कि एग्जैक्टली राउलेट एक्ट था क्या.